माँ, मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरे बेटे शिव की आवाज़ थी। अरे, तुझे भी कोई पूछने की ज़रूरत है, आ जा। खाने के बाद शिव मेरे कमरे में आया तो मुझे लगा शायद उसे कुछ चाहिए। मेरे पूछने पर उसने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। नहीं माँ, मुझे कुछ बताना था आपको। शर्म से गुलाबी हो आए उसके गोरे मुखड़े को देखकर मेरे चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान तैर गई। तो तुझे मेरी बहू मिल गई? अगर आप उसे स्वीकार करेंगी तो। तुम जानते हो, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। वैसे कौन है वो जिसने मेरे बेटे के दिल की घंटी बजाई है? बेटे के गाल पर प्यार की चपत लगाते हुए मैंने पूछा। माँ, प्रिया नाम है उसका। मेरे साथ MBA किया है उसने। हम 2.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं और पसंद करते हैं। उसको भी अपने शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। शिव अपने कमरे में चला गया तो मैं काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी मुझे। प्यार, इस एक शब्द ने मन को आज से कई वर्ष पीछे धकेल दिया। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, वो दिसंबर माह की 30 तारीख की बेहद ठंडी रात, 1:30 बज रहे थे। समय काटना बहुत ही कठिन लग रहा था। एक एक पल एक एक सदी की तरह कट रहा था। मैं सोच रही थी कि आज मैं जिंदगी के उस चौराहे पर खड़ी हूँ जहाँ से मुझे अपने लिए नई राह चुननी है। एक तरफ प्यार भरे जीवन का अनंत आकाश था, तो दूसरी तरफ माँ का ममता से भरा हृदय। मुझे ही ये तय करना था कि अपना सारा जीवन विभोर को सौंप दूं या माँ की इच्छाओं का सम्मान कर उनके बताए युवक से शादी कर लूं। यूं तो अक्सर बेटियां माँ बाप के कहने से अपना जीवन एक अनजान युवक को सौंप देती हैं, लेकिन कुछ ही साहसी युवतियां होती हैं जो स्वयं अपना जीवन साथी चुनती हैं। मैं अपने विचारों के संसार में विचर रही थी। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी, दिल धड़क रहा था, घबराहट सी हो रही थी। ये फैसले की घड़ी थी। यदि आज विभोर के साथ ना जा सकी तो फिर कभी भी नहीं जा सकूंगी। इस घड़ी का महीनों से मुझे और विभोर को इंतजार था। विभोर की जिद पर ही मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ। ऐसे फैसले में किसी और की राय भी तो नहीं ली जा सकती थी। मुझे मालूम है कि मेरी भोली माँ शायद ही ये सदमा सहन कर पाए, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। पूरा मकान अंधकार में डूबा हुआ था। केवल मेरे कमरे में टेबल लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी में विभोर के प्यार भरे पत्र को मैं कई बार पढ़ चुकी थी। लिखा था, मेरी जीवन संगिनी रागिनी, कल रात ठीक 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूँगा। और भी बहुत कुछ लिखा था जो मुझे रोमांचित करने के लिए काफ़ी था। सारी योजना पहले ही बन चुकी थी, केवल अब उसे मूर्त रूप देना ही शेष था। विभोर की ही सलाह पर मैंने मेरे दहेज के लिए संभाल कर रखे गए रुपयों और जेवरों को सूटकेस में रख लिया था। विभोर के कहे हुए शब्द कानों में गूंज रहे थे। ताकतवर होने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा रखना जरूरी है। उन व्यक्तियों से कमजोर और कोई नहीं होता जिन्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं होता। मैंने पूछा था, विभोर कहाँ जाएंगे? बड़े आत्मविश्वास से उसने कहा था, तुम मुझ पर विश्वास करो। और मेरा मन उसकी बातों पर विश्वास कर रहा था। मैंने आज शाम को अपने निर्णय से माँ को अवगत कराते हुए बताया था, माँ, तुम विभोर को तो जानती ही हो। वो कई बार आया है हमारे घर। मैं उसके साथ घर बसाना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हारे मामा एक लड़के को देख आए हैं। वो हर दृष्टि से तुम्हारे योग्य है और वो इसी रविवार को आ भी रहा है तुमसे मिलने के लिए। हम सभी तुम्हारे विवाह के लिए चिंतित और प्रयत्नशील हैं। माँ एक ही सांस में सब कुछ कह गई, पर मैं विभोर के सम्मोहन में इस कदर जकड़ी हुई थी कि माँ की हर बात मेरी समझ से परे थी और मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। इस विषय पर हमारी काफ़ी तीखी बहस हुई। आखिरकार माँ समझ गई कि मुझ पर एक नासमझ जिद सवार है।
माँ ने फिर कहा, जिसके भरोसे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, कम से कम उसे और उसके प्यार को एक बार जांच परख जरूर लेना। माँ के स्वर नम पड़ गए थे। मैंने लापरवाही से कहा, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, विभोर को अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे उस पर पूरा विश्वास भी है। धोखा वही खाते हैं जो विश्वास करते हैं। ये कहते हुए माँ रोते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। मैंने घड़ी की ओर देखा तो 2:25 हो चुके थे। मैंने सोचा अब मुझे चलना चाहिए। धीरे से लैंप बुझाया, बिना आवाज़ किए बाहर आंगन में आई तो नीले आसमान में तारे ही तारे छिटके हुए दिखाई दिए। मैं आंगन पार कर घर का मुख्य दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि हृदय की गहराइयों से आवाज़ आई, ये क्या कर रही हो रागिनी? क्या यही हमारे परिवार की परंपरा है? क्या होगा इस प्रतिष्ठित परिवार की इज्जत का? कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। ये दूसरी आवाज़ थी। तुमने कभी अपने पिता को तो नहीं देखा, क्योंकि वे बचपन में ही चल बसे थे, लेकिन माँ ने कैसे तुम्हें पाला है? क्या ये भी तुमसे छिपा है? नहीं, मुझे सब पता है, लेकिन ये भी सच है कि जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो उन्हें इस तरह के कदम उठाने का पूरा अधिकार होता है। शायद ऐसा ही विभोर भी सोचता है। इस विचार की पुष्टि में मेरा मन मेरे साथ खड़ा था। अब ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है रागिनी, विभोर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, चलो जल्दी करो। मन के अंदर से आदेशात्मक आवाज़ आई, नहीं, ये पूरी तरह गलत है। जो चीज़ गलत है उसे चाहे जिस तर्क के लिबास में लपेटा जाए वो गलत ही रहेगी। दिमाग बोल रहा था, कल क्या होगा तुमने सोचा है कभी? क्या होगा? जग हंसाई होगी, लोग तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे खानदान पर इल्ज़ाम लगाएंगे, अनर्गल बातें करेंगे, कहेंगे लड़की भाग गई। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे सदा के लिए बंद हो जाएंगे। मुझे अपना सिर भारी सा लगने लगा। मन और दिमाग के इस सवाल जवाब की फेहरिस्त से मैं परेशान होने लगी। मुझे लगा कि यदि और ज़्यादा देर तक सोचती रही तो शायद फिर मैं कभी भी विभोर के साथ ना जा सकूंगी। मैंने अपने सिर को जोर से झटका देकर विचारों से मुक्त होने का असफल प्रयास किया और दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर गली में आ गई। गली पूरी तरह से सुनसान थी। मुख्य सड़क पर आई तो एक ऑटो वाले ने मेरे हाथ में सूटकेस देखकर ऑटो रोक दिया। मैं ऑटो में बैठी और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा। ऑटो ने रफ्तार पकड़ी। धीरे धीरे शहर छूट रहा था। शहर क्या छूट रहा था? माँ छूट रही थी। मेरा अतीत छूट रहा था। वे गलियाँ छूट रही थी जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा था। मैंने आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास किया। मैं सोच के समंदर में डूबती उतराती रही। तभी रेलवे स्टेशन दिखाई देने लगा। ऑटो रुका, मैं उतरी। तभी अंधेरे से विभोर प्रकट हुआ। उसको देख मुझे ऐसा लगा कि वो काफ़ी देर से मेरा इंतजार कर रहा था। उसने ही ऑटो वाले को पैसे दिए। मेरा सूटकेस हाथों में लेकर वो तेज चाल से प्लेटफार्म की ओर बढ़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चलने लगी। प्लेटफार्म नंबर 4 पर पहुंचकर उसने एक बेंच के पास सूटकेस रखकर कहा, बैठो। मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाई थी कि उसने फिर कहा, सब ठीक है ना? मैंने सहमति में सिर हिलाया। वो कुछ देर तक चुप रहा। शायद उसका चुप रहना उसे ही असहनीय सा महसूस हो रहा था। वो फिर बोला, गाड़ी 1 घंटा लेट है। मैं कुछ नहीं बोली तो उसने फिर कहा, अभी आता हूँ। वो दौड़कर 2 कॉफ़ी ले आया। हम दोनों ने खामोशी से कॉफ़ी पी। उसने धीरे से स्नेह भरे लहजे में पूछा, रुपए जेवर तो साथ ले आई हो ना? अचानक माँ की अंतिम सलाह दिमाग में कौंधी। सहसा मेरे मुंह से निकल पड़ा, नहीं विभोर, सब कुछ गड़बड़ हो गया था। मैं कुछ भी साथ नहीं ला सकी। क्यों? वो लॉकर की चाबी माँ ने जाने कहाँ रखी थी। दिन भर ढूंढती रही मगर मिली ही नहीं। उसका सांवला गोल चेहरा गुस्से से सुलग उठा। अचानक वो बिफर उठा।
उसका इस तरह बिफरना मेरे लिए अप्रत्याशित था। क्यों आई हो खाली हाथ? क्या होगा परदेश में बिना पैसे के? कितने दिन से मैं तुम्हें समझा रहा था। और जाने क्या क्या वो कहता चला गया। उसे इतना असहज होते हुए मैंने पहली बार ही देखा। मैंने कहा, पहले मेरी भी तो बात सुनो। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने क्रोध में मेरा हाथ झटक दिया। वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार न था। मैंने उसके क्रोध के सागर में एक भंवर उठते देखा जिसमें मुझे डूबने का खतरा नजर आया। मैंने सोचा, सच बता ही दूं कि मैं तुम्हारे अनुमान से अधिक धन लेकर आई हूँ। लेकिन तभी मन ने कहा, जरा ठहरो, पहले इसे परख तो लो। और मन का कहा मानकर मैं चुप ही रही। विभोर ना जाने क्या क्या कहता रहा और मैं सुनती रही। मैं जिस विभोर को जानती थी ये तो वो बिल्कुल न था। मुझे आज पहली बार अपनी पसंद पर दुख हुआ। सोचा, क्या मेरा चुनाव सही था? मुझे अपने चारों ओर अंधा गहरा जंगल सा महसूस हुआ जिसकी सभी राहें मानो गुम हों, और मैं जिस संभावनाओं से जुड़ी हुई थी उसमें मुझे अपना अस्तित्व हवा में झूलते हुए जालों की मानिंद सा महसूस हुआ। मुझे मेरी ही निराशा लहूलुहान कर रही थी। प्यार का सागर कुछ पलों में ही सूख गया था। विभोर बहुत देर तक कुछ सोचता रहा, फिर जल्दी से बोला, सुनो रागिनी, मैं बिना पैसे के इस शहर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकता हूँ। यदि तुम मेरा प्यार और जीवन भर साथ चाहती हो तो कल इसी समय इसी ट्रेन से चलेंगे, पर इस बार पूरी तैयारी से आना प्लीज़। मैं टिकट कैंसिल करवा कर कल का रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। विभोर की पोल खुल चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। अब मैं उसकी बातों के सम्मोहन से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। मैं भी विभोर को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं खामोशी के दामन को ओढ़कर अपने में ही दुबक कर रह गई। मैंने सोच लिया कि ऐसे जीवन साथी के साथ जीवन काटना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। वो न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा और अचानक झुलझुला कर तेजी से चला गया। उसके जाते ही मैंने एक गहरी सुख की सांस ली। अब मेरा मन शांत होकर एक तूफान के गुजरने के बाद की शांति महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि दुनिया में कहीं जगह हो ना हो, लेकिन अभी भी मेरे लिए एक ऐसी छत है जिसके नीचे मेरा एक कमरा और उस कमरे में मेरा बिस्तर है जो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं अभी इतनी दूर भी नहीं आई थी कि मेरा लौटना असंभव होता। मैं सधे हुए कदमों से रेलवे स्टेशन से बाहर आई। माँ के तकिए के नीचे से धीरे से चाबी निकालकर लॉकर में सारे जेवर और रुपए यथास्थान रखकर मैं अपने बिस्तर पर चली गई। मुझे अब प्रतीक्षा थी आगामी रविवार की और आने वाले उस नवयुवक की जो निश्चित रूप से मेरा जीवन साथी होगा, ऐसा मुझे विश्वास था। फिर कब मुझे रोहित देखने आए, कब मैं दुल्हन बनकर उनकी ज़िंदगी में आई, पता ही नहीं चला। आज मेरा बेटा भी किसी को पसंद करता है तो मेरा मन थोड़ा खुश भी है और थोड़ा शंकित भी। पूरी रात मैं करवटें बदलती रही। सुबह 4 बजे ही मैंने बिस्तर छोड़ दिया और रसोई में घुस गई। सुबह 7 बजे तक मेरी रसोई तरह तरह के पकवानों से महकने लगी। माँ, क्या क्या बना लिया आपने? पूरा घर महक रहा है। आप क्या रात भर बनाती रही हो? आश्चर्य और प्यार दोनों शिव के स्वर में था। मैंने उसके चेहरे को प्यार से छुआ। माँ हूँ ना बेटे, तुम्हारी खुशियों को स्पेशल बनाना चाहती हूँ। मैंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, मोती की माला और कानों में टॉप्स पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो गई और अपने कटे हुए बालों में ब्रश करने लगी। रोहित के गुजरने के बाद मैं हल्के रंग के कपड़े ही पहनती हूँ और वैसे भी डॉक्टर के पेशे में हल्के रंग के कपड़े ही सूट करते हैं। माँ, प्रिया आ गई। मैं जल्दी जल्दी हेयर ब्रश कर बाहर निकल आई। बैठक में घुसते ही प्रिया से मेरी नज़रें मिली तो हम दोनों ही जड़ हो गए। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। लगा जैसे पूरा कमरा घूमने लगा है। खुद को संभालना मुश्किल हो गया। शिव ने सहारा देकर मुझे बैठाया। माँ, क्या हुआ आपको?
मैं चेतना शून्य होती जा रही थी। जब होश आया तो देखा मैं अपने पलंग पर लेटी हुई थी। शिव और प्रिया के साथ साथ डॉक्टर रजत भी मेरे कमरे में बैठे हुए थे। माँ, क्या हुआ आपको? परेशान बेटे की आंखें डबडबाई हुई थी। मेरा हाथ उसके हाथों में था। बेटा, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर रागिनी, आप दोस्त को तो डॉक्टर मानती ही नहीं हो। मैंने कितनी दफ़ा आपसे कहा कि थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, मगर डॉक्टर रजत फिर से उठकर डॉक्टर रागिनी का ब्लड प्रेशर नापने लगे। मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी, पर अंकल, मम्मी ने तो कुछ भी नहीं बताया कभी। क्या हुआ है उन्हें? शिव परेशान हो उठा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे रजत अंकल ऐसे ही बोलते रहते हैं। मैंने बेटे का हाथ स्नेह से दबाते हुए कहा। शिव बहुत परेशान था और इस परेशानी में प्रिया को भी भूल गया था, जो पास ही चुपचाप बैठी हुई थी और मुश्किल से अपने आंसुओं को संभाली थी। परेशान होने वाली बात नहीं है शिव, तुम्हारी मम्मी को थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। बहुत थका देती हैं खुद को। वैसे पूरा चेकअप करा लेना हमेशा अच्छा होता है। मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, करा लेना। इतना ब्लड प्रेशर बढ़ना ठीक नहीं है। शिव की पीठ थपथपाकर रजत बोले। जी अंकल। अच्छा, अब सब कंट्रोल में है। माँ को आराम करने दो, परेशान मत हो। मैं चलता हूँ। वैसे अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं एक फ़ोन कॉल की ही दूरी पर हूँ। उठते हुए डॉक्टर रजत बोले। अरे अंकल, चाय? मम्मी को ठीक होने दो, फिर साथ में चाय पीते हैं। प्रिया, मम्मी का ध्यान रखना, मैं अंकल को छोड़कर आता हूँ। कहते हुए शिव कमरे से बाहर चला गया। सॉरी आंटी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शिव आपका बेटा है। उसकी आंखें बरसने लगी थी। प्रिया, मेरे पास आओ। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। आंटी नहीं प्रिया, माँ बोलो। वो फपक फपक कर रोने लगी और अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। स्नेह से मैं उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। लगभग 12 वर्ष पूर्व का वो दिन मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। मैं क्लिनिक में मरीज देख रही थी। एक दंपत्ति अपनी 15-16 साल की बेटी के साथ क्लिनिक पर आए। बच्ची दर्द में थी और एक ही बात बोले जा रही थी, मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए, मुझे मार दीजिए, मुझे नहीं जीना है। रोते हुए उसके पिता ने बताया कि वे लोग एक रिश्तेदार के घर गृह प्रवेश में गए थे। बेटी का 10वीं का बोर्ड का एग्जाम था, तो वो अपने शिक्षक की प्रतीक्षा में घर पर ही रुक गई थी। हम जब शाम को लौटे तो बेटी इस हाल में मिली। वो शिक्षक दरिंदा निकला। वे हाथ जोड़कर बोले, हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते डॉक्टर। उसका तो कुछ नहीं होगा, पर हमारी लड़की बदनाम हो जाएगी। हम इसकी परीक्षा के बाद ये शहर ही छोड़ देंगे, हमारी मदद कीजिए। मैं उनकी पीड़ा को समझ सकती थी। मेरे जेठ की बेटी इस हादसे से गुजरी थी। जेठ जी स्वयं पुलिस में थे, पर क्या लाभ हुआ? पुलिस, कोर्ट कचहरी, इन सब का तनाव और समाज की हिकारत भरी नज़र वो बेचारी नहीं झेल पाई और साल पूरा होते होते पंखे से लटक कर मर गई। मैं बच्ची के इलाज के साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी करने लगी। वो जब घबराती अपनी मम्मी के साथ मेरे पास आ जाती, फिर धीरे धीरे अकेले आने लगी। दूसरे शहर जाकर भी वो फ़ोन से संपर्क में रही। एक दिन मैंने उससे कहा, देखो बेटा, तुम 12वीं में आ गई हो और अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम इस घटना को भूल जाओ। इसके लिए तुम्हें मुझे भी भूलना होगा। आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, पर ये नई जिंदगी आपकी दी हुई है। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। माँ कह रही हो तो माँ की बात मानो। सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी जियो। जब शादी करोगी तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आऊँगी। शादी? मैं? मुझसे शादी कौन करेगा? क्यों? तुमने कौन सा पाप किया है? ये पाप पुण्य का पाठ हम औरतों को जबरन सिखाया गया है, ताकि हम कभी भी आज़ादी से ना जी सकें। तुम शादी करोगी और एक आम जिंदगी जियोगी। बस इस दुर्घटना का जिक्र किसी से कभी नहीं करना। मैंने अपनी मेडिकल फाइल में भी तुम्हारा असली नाम नहीं लिखा है। उसमें तुम छाया हो।
तुम अपने असली नाम के साथ आराम से जियो। मगर लंबे अंतराल के बाद अचानक वही छाया प्रिया के रूप में मेरे सामने थी। बेटे की आवाज़ से मैं वापस वर्तमान में लौट आई। माँ, इसे क्या हुआ? डर गई है बेचारी। प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने जवाब दिया। इसी की वजह से तो आप इतना थकी हो। प्रिया की ओर देखते हुए शिव बोला। प्रिया सिर उठाकर आपलक शिव को देख रही थी। अब तुम्हारी सजा ये है प्रिया कि अब तुम माँ के लिए चाय बना कर लाओ और जो बचे उसमें से थोड़ी सी मुझे भी दे देना। कमरे का वातावरण थोड़ा हल्का हो गया। तकिए की टेक के सहारे दोनों ने मुझे बैठा दिया। चाय पीते हुए मैंने प्रिया की ओर देखा और बोली, प्रिया, चाय तो तुमने अच्छी बनाई है। चलो, रसोई में तो तुम पास हो गई हो, पर अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। मेरी बहू बनने के लिए तुम्हें एक परीक्षा और पास करनी होगी। प्रिया और शिव दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। हिचकता हुआ शिव बोला, माँ, तुम्हें कोई ऐतराज़ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर तुम अपने कमरे में जाओ। मुझे अकेले में प्रिया से कुछ बात करनी है, उसके बाद तुम्हें बुला लेंगे। ओके। शिव प्रिया की ओर देखता हुआ बाहर चला गया। प्रिया अब सीधे मेरी ओर देख रही थी। प्रिया, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। माँ, मुझ जैसी ग्रहण लगी लड़की को जानते समझते हुए आप क्यों स्वीकार कर रही हैं? आप मना भी तो कर सकती हैं। क्यों मना करूँगी? तुम्हारी जैसी कोमल हृदय वाली बेटी मेरी बहू बने, यही तो हमेशा चाहा है मैंने। तुम्हारे साथ से ही मेरे बेटे की खुशियाँ हैं। ये खुशी मैं उसे देना चाहती हूँ। बस एक वादा चाहिए तुमसे। कौन सा वादा माँ? कभी किसी भी कमज़ोर पल में उस हादसे का जिक्र शिव से नहीं करोगी। इतनी बड़ी बात छिपाना क्या उचित होगा? प्रिया, जिंदगी में बहुत से हादसे होते हैं। क्या हम हमेशा उनका बोझा पीठ पर ढोते रहते हैं? वे घटकर अतीत हो जाते हैं और यही होना भी चाहिए। वो मौन मुझे देख रही थी। प्रिया, वैसे तो मेरा बेटा बहुत सुलझा हुआ है, फिर भी मैं नहीं चाहती कि किसी अनचाहे अतीत का काला साया मेरे बेटे बहू के जीवन को परेशान करे। आपकी भावना समझ सकती हूँ माँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बात का जिक्र मेरी ज़बान पर कभी नहीं आएगा। एक बात और प्रिया, अपनी मम्मी पापा से कहना कि जब वो यहाँ आएंगे तो हम पहली बार मिल रहे हैं, यह बात याद रखें। माँ, आप बहुत महान हैं। भावुकता में प्रिया मेरे गले लग गई। प्यार से उसकी पीठ थपथपाकर मैंने कहा, अब शिव को बुला लो। प्रिया के साथ शिव कमरे में आया तो उसके चेहरे पर कई प्रश्न साफ दिखाई दे रहे थे। तेरी प्रिया मेरी परीक्षा में पास हो गई। ये चांद सी सुंदर लड़की मुझे बहू के रूप में स्वीकार है। चांद में तो दाग होता है माँ, ग्रहण लगता है। शिव ने प्रिया को छेड़ते हुए कहा। चांद उस ग्रहण के साथ ही तो पूर्ण होता है बेटा। वैसे ही हम सब भी अनेक अच्छाई और बुराई के पुतले हैं और हमें एक दूसरे को संपूर्णता में स्वीकारना होता है। प्रिया हम दोनों को हमारी कमियों के साथ स्वीकारेगी और हम दोनों को भी प्रिया को उसकी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ उसे स्वीकारना होगा। शिव और प्रिया के चेहरे खिल उठे। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।